शादी के विदाई का समय था। नेहा अपनी माँ से मिलने के बाद अपने पिता से लिपट कर रो रही थी। वहाँ मौजूद सब लोग की आंख नम थी। नेहा ने घूंघट निकाला हुआ था। वह अपनी छोटी बहन के साथ सजाई गई गाड़ी के नज़दीक आ गई थी। दूल्हा अविनाश अपने खास मित्र विकास के साथ बात कर रहा था। विकास, यार अविनाश, सबसे पहले घर पहुँचते ही होटल अमृत बाग चलकर बढ़िया खाना खाएंगे। यहाँ तेरी ससुराल में खाने का मज़ा नहीं आया। तभी पास में खड़ा अविनाश का छोटा भाई राकेश बोला, हाँ यार, अरे कुछ ठीक नहीं था और रसमलाई में रस ही नहीं था। और वह ही कर जोर जोर से हंसने लगे। अविनाश भी पीछे नहीं रहा। अरे हम लोग अमृत बाग चलेंगे, जो खाना है खा लेना। मुझे भी यहाँ खाने में मज़ा नहीं आई। रोटियाँ भी गर्म नहीं थी। अपने पति के मुंह से यह शब्द सुनते ही नेहा, जो घूंघट में गाड़ी के बैठने की जा रही थी, वापस मुड़ी। गाड़ी की फाटक को जोर से बंद किया। घूंघट हटाकर अपने पापा के पास पहुंची। अपने पापा का हाथ अपने हाथ में लिया। मैं ससुराल नहीं जा रही पिताजी, मुझे यह शादी मंजूर नहीं। यह शब्द उसने उतनी जोर से कहे कि सब लोग हक्के बक्के रह गए। सब नज़दीक आ गए। नेहा के ससुराल वालों पर तो जैसे पहाड़ टूट गया। मामला क्या था, यह किसी में समझ में नहीं आ रहा था। तभी नेहा के ससुर राधेश्याम जी आगे बढ़कर नेहा से पूछा, लेकिन क्या बात है बहू? शादी हो गई है, विदाई का समय है, अचानक क्या हुआ? तुम शादी को नामंजूर कर रही हो? अविनाश की मानो दुनिया ही टूट जा रही थी। वह भी नेहा के पास आ गया। अविनाश के दोस्त भी। सब लोग जानना चाहते थे कि आखिर इन वक्त पर क्या हुआ कि दुल्हन ससुराल जाने से मना कर रही है। नेहा ने अपने पिता दयाशंकर जी को हाथ पकड़ कर रखा था। नेहा ने अपने ससुर से कहा, बाबूजी, मेरे माता पिता ने अपने सपनों को मारकर हम दोनों बहनों को पढ़ाया लिखाया व काबिल बनाया है। आप जानते हैं एक बाप के लिए बेटी क्या मायने रखती है। आप आपका बेटा नहीं जान सकते क्योंकि आपका कोई बेटी नहीं है। नेहा रोती हुई बोली जा रही थी, आप जानते हैं मेरी शादी के लिए वह शादी में भारतीयों की आवाभगत में कोई कमी न रह जाए, इसलिए मेरे पिताजी पिछले 1 साल से रात के को 2-3 बजे तक जागकर मेरी माँ के साथ योजना बनाते थे। खाने में क्या बनेगा, रसोईया कौन होगा, कहाँ से होगा। पिछले 1 साल में मेरी माँ ने नई साड़ी नहीं खरीदी क्योंकि मेरी शादी में कमी न रह जाए। दुनिया को दिखाने के लिए अपनी बहन की साड़ी पहनकर मेरी माँ खड़ी है। मेरे पिताजी इस 150 रुपये की नई शर्ट के पीछे बनियान में 100 छेद है। मेरे माता पिता ने कितने सपनों को मारा होगा। न अच्छा खाया न अच्छा पिया, बस एक ही ख्वाहिश थी, मेरी शादी में कोई कमी न रह जाए। आपके पुत्रों को रोटी ठंडी लगी, उनके दोस्त को पनीर में गड़बड़ लगी, वो मेरे देवर को रसमलाई में रस नहीं मिला। इनका खिलखिलाकर हंसना मेरे पिता के अभिमान को ठेस पहुंचाने के समान है। नेहा हाँफ रही थी। नेहा के पिता ने रोते हुए कहा, लेकिन बेटी, इतनी छोटी सी बात। नेहा ने उनकी बात बीच में काटी, यह छोटी सी बात नहीं है पिताजी। मेरे पति को मेरे पिता की इज्जत नहीं। रोटी क्या आपने बनाई? रसमलाई, पनीर, ये सब कैटरर्स का काम है। आपने दिल खोलकर वह हैसियत से बढ़कर खर्च किया है। कुछ कमी रही हो तो वह कैटरर्स की तरफ से है। आप तो अपने दिल का टुकड़ा अपने गुड़िया रानी को विदा कर रहे हैं। आप कितनी रात रोएंगे क्या मुझे पता नहीं। माँ कभी मेरे बिना घर के बाहर निकली नहीं। कल से वह बाहर अकेली जाएगी। जो लोग पत्नी या बहू लेने आए हैं वह खाने की में कमियाँ निकल रहे हैं। मुझ में कोई कमी आपने नहीं रखी। यह बात इनकी समझ में नहीं आई। दयाशंकर जी ने नेहा के सर पर हाथ रखा। अरे पगली, बात का बतंगड़ बना रही है। मुझे तुझ पर गर्व है कि तू मेरी बेटी है, लेकिन बेटा इन्हें माफ़ कर दे। तुझे मेरी कसम, शांत हो जा। तभी अविनाश आकर दयाशंकर जी के हाथ पकड़ लिए। मुझे माफ़ कर दीजिए बाबूजी, मुझसे गलती हो गई। मैं उसका गला बैठ गया था, रो पड़ा था वह।
तभी राधेश्याम जी ने आगे बढ़कर नेहा के सर पर हाथ रखा। मैं तो बहू लेने आया था, लेकिन ईश्वर बहुत कृपालु है, उसने मुझे बेटी दे दी। वो बेटी की अहमियत भी समझा वह बेटी की अहमियत भी समझा दी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए तेरे जैसी बेटी को मेरे नसीब में थी। मुझे ईश्वर ने बेटी नहीं दी, शायद इसलिए कि तेरे जैसी बेटी मेरे नसीब में थी। अब बेटी इन नालायकों को माफ़ कर दे। मैं हाथ जोड़ता हूँ तेरे सामने, मेरी बेटी नेहा मुझे लौटा दे। और दयाशंकर जी ने सचमुच हाथ जोड़ दिए थे और नेहा के सामने सिर झुका दिया। नेहा ने अपने ससुर के हाथ पकड़ लिए। बाबूजी, राधेश्याम जी ने कहा। बाबूजी नहीं, पिताजी। नेहा भी भावुक होकर राधेश्याम जी को लिपट गई। दयाशंकर जी ऐसी बेटी पाकर गौरव की अनुभूति कर रहे थे। नेहा अब राजू किसी अपने ससुराल रवाना हो गई थी। पीछे छोड़ गई थी आंसुओं से भीगी अपनी माँ, पिताजी की आंखें, अपने पिता का वह आंगन जिस पर कल तक वह चहकती थी, आज से इस आंगन की चिड़िया उड़ गई थी किसी दूसरे प्रदेश में और किसी पेड़ पर अपना गौरवदा बनाएगी। यह कहानी लिखते वक्त मैं उस मूर्ख व्यक्ति के बारे में सोच रहा था। यह कहानी पढ़ते पढ़ते मैं उस व्यक्ति के बारे में सोच रहा था जिसने बेटी को सर्वप्रथम पराया धन की संज्ञा दी होगी। बेटी माँ बाप का अभिमान और अनमोल धन होता है, पराया धन नहीं। कभी हम शादी में जाए तो ध्यान रखें कि पनीर की सब्जी बनाने में एक पिता ने कितना कुछ खोया होगा, वह कितना खोएगा। अपना आंगन उजाड़ कर दूसरे के आंगन को महकाना कोई छोटी बात नहीं। खाने में कमियां न निकालें। बेटी की शादी में बनने वाले पनीर, रोटी या रसमलाई पकने में उतना समय लगता है जितना लड़के की उम्र होती है। यह भोजन सिर्फ भोजन नहीं, पिता के अरमान व जीवन का सपना होता है। बेटी की शादी में बनने वाले पकवानों में स्वाद कहीं सपनों में कुचलने के बाद आता है। वह उन्हें पकने में सालों लगते हैं। बेटी की शादी में खाने की कदर करें।